गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 67th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज का आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। पहला 10 क्वेश्चन प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहिए, और इसमें हम लोग नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नवपाषाण क्रांति, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ये दो शब्द बार बार इस काल के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों? वाई? क्या थी क्रांति? क्रांति या रेवोल्यूशन इस सेंस में कहा जाता है कि इससे पहले वाले युग में जो प्रस्तर युग कहलाता है या स्टोन एज कहलाता है, माइंडेड, नियोलिथिक एज भी, नवपाषाण काल भी प्रस्तर युग है। लेकिन पुराने युग में जो पत्थर की औजारें होती थी, स्टोन होता था, उसकी तुलना में नवपाषाण युग के जो औजार होते थे या स्टोन इंप्लीमेंट्स होते थे वो ज़्यादा पॉलिश्ड हुआ करते थे, ज़्यादा वो परिष्कृत हुआ करते थे। नंबर 1। नंबर 2 कि पुराने युग में यदि मध्यपाषाण युग में बात किया जाए, पूरा पाषाण युग में बात किया जाए, पैलोलिथिक एज में बात किया जाए, मेसोलिथिक एज की बात की जाए, तो इस समय मानव जाति मूलतः घुमंतु जाति थे। वो खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार करते थे अपने खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए। बट इन न्यूलिथिक एज वी फाइंड द फर्स्ट चेंज दैट वी फाइंड इज दैट दे नाउ सेटल्ड। ये धीरे धीरे ये बस्ती बना के रह रहे हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि दे स्टार्टेड फार्मिंग। अंग्रेजी में शब्द सुनिएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए, अनाज तो हो सकता है कि जंगली अनाज अपने आप कहीं उग जाए। नवपाषाण युग की विशेषता, खासियत ये थी कि इस समय लोग को अपने वातावरण के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल हो जाती है और वो जानते हैं कि कौन सा अनाज किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से बनाया जाता है या उगाया जाता है या उपजाया जाता है। यदि हम लोग बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस, हिंदी में कहते हैं कृषिकृत चावल, यानी कृषि में जो प्रक्रिया इस्तेमाल होती है धान उगाने की, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ राइस, ये सारा प्रक्रिया प्रोसेस नवपाषाण युग में लोग को मालूम था। और तीसरा जो हम लोग खासियत देखते हैं कि दीज पीपल दे हैव स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। हम लोग को इस समय पालतू जानवर और जंगली जानवर में अंतर मालूम चल जाता है। लोग अपने जरूरत के अनुसार, इच्छा के अनुसार जानवरों को पालतू बना रहे थे। और सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया गया वो था आपका डॉग, कुत्ता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी कृषि युक्त अनाजों की पूरे विश्व के स्तर पे। फिर हम लोग धीरे धीरे इंडिया के स्तर पे आएंगे, भारत के स्तर पे आएंगे। याद रखिएगा बच्चों, हम लोग जब इस काल में भारत की बात करेंगे तो बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस व्हीट, बार्ली, ओट्स एंड राई। पूरे विश्व के आधार पे कौन सा क्षेत्र सबसे पहले
गेहूं, जौ, जई और राई का उत्पादन किया था। तो सही आंसर है बच्चों मिडिल ईस्ट एशिया। सही आंसर है मध्य पूर्व एशिया। विश्व में सबसे पहले वीट यानी गेहूं, बार्ली यानी जौ, ओट्स यानी जई, राई का उत्पादन कृषि के रूप में, कृषि उत्पादित है ना, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स पहली बार विश्व में हम लोग मध्य पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया में देखते हैं। अब मिडिल ईस्ट एशिया जब हम लोग कहें तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र हम लोग को सम्मिलित करना चाहिए? तो देखिए, इजिप्ट यानी मिस्र, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, काटर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान का कुछ हिस्सा, ये सब क्षेत्र जो है ये मिडिल ईस्ट में आता है। तो हम लोग इसी संदर्भ में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। Which of the following area was the first to produce rice and millets? जब हम लोग चावल और बाजरा की बात करते हैं, सो कौन सा क्षेत्र सबसे पहले चावल और बाजरा का उत्पादन किया, कृषि युक्त उत्पादन? फर्स्ट टू प्रोड्यूस राइस एंड मिलेट्स, एग्रीकल्चर प्रोसेस, इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चर प्रोसेस, राइस एंड मिलेट्स, कौन सा क्षेत्र वर्ल्ड लेवल पे था? तो वर्ल्ड लेवल पे था 2 का सही ऑप्शन है साउथ ईस्ट एशिया, 2 का सही ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया। अब हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, समानता कौन कौन सा क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया में आता है? तो चलिए उसको देखते हैं। आपका ये म्यांमार आता है, लाओस आता है, थाईलैंड आता है, आपका कंबोडिया आता है, आपका वियतनाम आता है, आपका मलेशिया आता है, आपका फिलीपींस आता है, आपका इंडोनेशिया आता है, ब्रुनई आता है। तो ये सब क्षेत्र को हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यह समानता साउथ ईस्ट एशिया में ये सब क्षेत्र आता है। तो राइस एंड मिलेट, चावल और बाजरा का ये क्षेत्र कहिए विश्व में अग्रणी क्षेत्र था, जहां पहली बार राइस, चावल और बाजरा का उत्पादन हम लोग को देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग was the first to produce corn, beans and squash? कौन सा क्षेत्र सबसे पहले मक्का, फलियां का उत्पादन किया था पूरे वर्ल्ड पे, पूरे विश्व स्तर पे? तो ये क्षेत्र है बच्चों सेंट्रल अमेरिका, ये क्षेत्र है मध्य अमेरिका। तो इन सेंट्रल अमेरिका, दिस एरिया saw the first process of agriculture, and through this process of agriculture the first corn, the first pea, beans and the first squash, they were produced in the world. These people were the first to produce corn, beans and squash in the world. फलियां के उत्पादन में मध्य अमेरिका सबसे पहला क्षेत्र था विश्व स्तर पे जहां पे फलियों का उत्पादन हुआ। अब देखिए, हम लोग मैप चलने से पहले इस सेंट्रल अमेरिका को हम लोग एक और शब्द कहते हैं और उस शब्द का नाम है मेसो अमेरिका।
ये देखिए, ये है मेसो अमेरिका, ये क्षेत्र है आपका मेसो अमेरिका। ये हम लोग सेंट्रल अमेरिका को ये शब्द भी कहते हैं। मेसो अमेरिका में क्या क्या होता है? तो मेसो अमेरिका में आपका आता है मैक्सिको, बेलिज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर और निकारागुआ, कुछ हद तक कोस्टा रिका भी। कोस्टा रिका, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला और मेक्सिको, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिसको मिला के हम लोग मेसो अमेरिका कहते हैं। इसको सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है, मध्य अमेरिका भी कहा जाता है। और इसी पे क्वेश्चन नंबर 3 आधारित है कि यही मेसो अमेरिका क्षेत्र जहां हम लोग पहली बार कॉर्न, बीन्स, स्क्वैश, फलियां, मक्का ये सब देखते हैं। तो मक्का का, फलियों का पहली बार उत्पादन कहाँ देखा जाता है विश्व के आधार पर? विश्व में, दुनिया में पहली बार मक्का और फलियों का उत्पादन कहाँ देखा जाता है? तो वो देखा जाता है आपके मध्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है सी, मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका मतलब मेसो अमेरिका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया was the first to produce potato and manioc? कौन सा क्षेत्र सबसे पहले आलू और कसावा का उत्पादन किया था? ये है मैनियोक, इसको कहते हैं हम लोग कसावा। तो आलू और कसावा, पोटैटो एंड मैनियोक का पहली बार कृषि युक्त उत्पादन, एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस्ड पोटैटो एंड मैनियोक, वेयर वॉज इट सीन? ये हम लोग को दक्षिण अमेरिका में, ये हम लोग को साउथ अमेरिका में। 4 का सही आंसर है सी, डी साउथ अमेरिका। माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी साउथ अमेरिका। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कहाँ? दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे? ये देखिए, उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ तक आपको साउथ अमेरिका में एंडिस माउंटेन्स या एंडिस पर्वत मिलेगा। एक ये क्षेत्र था जहाँ पे आपको आलू और मैनियोक का उत्पादन हुआ, और दूसरा ये है आपका अमेज़न बेसिन। तो एंडीज क्षेत्र में और अमेज़न बेसिन में, जो कि दोनों दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका में स्थित है, बोथ एंडीज एंड अमेज़न बेसिन दे आर सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। दीज आर द रीजन टू फर्स्ट प्रोड्यूस पोटैटो एंड मैनियोक इन द वर्ल्ड। विश्व में, दुनिया में पहली बार आलू का कृषि युक्त उत्पादन, मैनियोक का कृषि युक्त उत्पादन वो दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र और अमेज़न बेसिन क्षेत्र में देखा गया था। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following area was the first to produce sunflower and goose food? सूरजमुखी तो हम लोग देखते हैं, सूरजमुखी। दूसरा है गूस फूट। ये गूस फूट क्या? ये देखिए, ये है गूस फूट। और पहली बार विश्व में सनफ्लावर, सूरजमुखी या गूस फूड का उत्पादन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हम लोग नाम सुने होंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस सनफ्लावर एंड गूस फूड? सो द आंसर इज सी, यूनाइटेड स्टेट्स।
कौन सा क्षेत्र सबसे पहले सूरजमुखी का उत्पादन किया? तो हिंदी में बच्चों थोड़ा सा अपने आंसर को, हिंदी मीडियम के बच्चों, इसमें सही आंसर होगा ई यानी यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है आपका ऑप्शन, इस ऑप्शन को गलत कीजिए। सही ऑप्शन है ई, सही ऑप्शन है ई और सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है सी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है ई और सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। सम टेक्निकल एरर इन योर क्वेश्चन पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे एक आप बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे, फर्टाइल क्रिसेंट। ये शब्द देखिए, फर्टाइल क्रिसेंट। हिंदी में भी इसको फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं या उर्वर अर्धचंद्र। मैप पे देखते हैं इसको। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है आप जो देख रहे हैं, एक चंद्रमा के आकार का है, उर्वर अर्धचंद्र है ना। इट इज लाइक अ क्रिसेंट, इट इज लाइक अ क्रिसेंट। तो मिडिल ईस्ट के इस क्षेत्र को हम लोग फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उर्वर अर्धचंद्र। ये ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए, इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं वो हम लोग को देखना है। तो बेसिकली ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो हरा हरा भाग देख रहे हैं, यही है आपका फर्टाइल क्रिसेंट। कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसमें वो हम लोग को देखना है। कौन कौन सा मॉडर्न डे कंट्री इसमें आता है वो हम लोग को देखना है। तो इसमें आपका मॉडर्न डे इराक आता है, आपका सीरिया आता है, लेबनान आता है, पैलेस्टाइन आता है, इज़राइल आता है, जॉर्डन आता है, मिस्र आता है और कुवैत का ऊपरी भाग, उत्तरी भाग, और तुर्की का दक्षिण भाग और ईरान का पश्चिमी भाग आता है। तो कहने का मतलब है कि आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि फर्टाइल क्रिसेंट में जो कंट्री हैं, मॉडर्न डे कंट्री हैं, वो हैं आपके इराक, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, इज़राइल, जॉर्डन और इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र, कुवैत का ऊपरी भाग नॉर्दर्न रीजन, फिर टर्की का साउथ ईस्टर्न रीजन, ध्यान रखिएगा दक्षिण भाग इम्पॉर्टेंट है, और ईरान का पश्चिम भाग। और आगे भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपके दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है यूफ्रेट्स और दूसरा है टिग्रीस। इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है यूफ्रेट्स और दूसरा है आपका टिग्रीस। ठीक है, एक है यूफ्रेट्स और दूसरा है आपका टिग्रीस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग फिर से देखते हैं। हु हैज क्वाइंड द टर्म फर्टाइल क्रिसेंट? ये जो शब्द है फर्टाइल क्रिसेंट किसने गढ़ा है? ये गढ़ने वाले का नाम है जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड। फर्टाइल क्रिसेंट शब्द या उर्वर अर्धचंद्र शब्द किसने गढ़ा है? तो ये गढ़ने वाले का नाम है जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड। ये कुछ नहीं बल्कि आपका मिडिल ईस्ट क्षेत्र है, जिसमें इराक, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, इज़राइल, जॉर्डन, इजिप्ट
कुवैत, तुर्की का निचली हिस्सा और ईरान भी आता है। अब ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि विश्व की सभ्यता का इसको पालना घर कहा गया है, क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। क्योंकि सेटल्ड फार्मिंग का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे मानव जाति, ह्यूमन बीइंग्स स्थायी रूप से रहने लगे, और एक बार सेटल्ड रूप से रहने लगे तो सेटल्ड रूप क्यों रहे, क्यों एक जगह स्थायी रूप से रहे? इसलिए कि उनको एक वहां पे प्रोसेस स्टार्ट करना था, एक प्रक्रिया स्टार्ट करना था। क्या था वो प्रक्रिया? कृषि। तो कृषि कार्य के लिए फॉर एग्रीकल्चर वर्क द अदरवाइज हंटिंग गैदरिंग पीपल दे सेटल्ड इन वन प्लेस। सो वी फाइंड सेटल्ड फार्मिंग इसी फर्टाइल क्रिसेंट में, उर्वर अर्धचंद्र में हम लोग देखते हैं। ये लोग उस क्षेत्र को साफ सफाई किए और प्राकृतिक वनस्पति को प्राकृतिक रूप से कृषि के प्रक्रिया से वहां पे उगाना चालू किए। और इसी पहली सभ्यता, जो विश्व की पहली सभ्यता सुमेर और मेसोपोटामिया, यही हम लोग को मिलती है। सबसे पहले कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी फर्टाइल क्रिसेंट में मिलता है। इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था, लिखने की चलन, राइटिंग स्किल्स, व्हील, चक्का, ये सारा कुछ पहले हम लोग को मेसोपोटामिया इसी क्षेत्र में मिलता है। ये शब्द जो फर्टाइल क्रिसेंट है, इस शब्द को गढ़ने वाले का नाम है जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड। तो ये जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड थे क्या? ये थे पुरातत्वविद, ये थे आर्कियोलॉजिस्ट। ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट, जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड। और कहां पे ये नाम फर्टाइल क्रिसेंट दिए, कहां पे ये नाम उर्वर अर्धचंद्र कहां हम लोग को मिलता है? उनकी दो किताब थी। एक था आउटलाइंस ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, 1914 में लिखा गया था, ये अपने नोट्स पे बना लीजिए। आउटलाइंस ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री 1914। और दूसरा था एंशिएंट टाइम्स, अ हिस्ट्री ऑफ द अर्ली वर्ल्ड। एंशिएंट टाइम्स, अ हिस्ट्री ऑफ द अर्ली वर्ल्ड। इन दोनों जगह हम लोग को शब्द मिलता है फर्टाइल क्रिसेंट, जो कि जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड इस्तेमाल किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर इंक्लूडेड इन फर्टाइल क्रिसेंट? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फर्टाइल क्रिसेंट या उर्वर अर्धचंद्र में आता है? तो सही ऑप्शन है डी, यानी ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है डी। कौन कौन आता है? तो पैलेस्टाइन और लेबनान आता है, पश्चिमी या वेस्टर्न सीरिया आता है, ईरान भी आता है और इराक भी आता है, और टिग्रीस और यूफ्रेटिस जो नदी है उसका उपजाऊ क्षेत्र, अलुवियल प्लेन्स, ये सब भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है डी। अब हम लोग का सवाल यह है कि कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि कौन कौन सी प्रथम प्राचीन सभ्यता फर्टाइल क्रिसेंट से जुड़ी है। मीन्स विच ऑफ द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस आर एसोसिएटेड विथ फर्टाइल क्रिसेंट। तो देखिए जरा मैप देखते हैं। ये आपके कुवैत के उत्तर में, नॉर्थ में हम लोग को मिलता है सुमेर सभ्यता। और ये देखिए, ये है आपका टिग्रिस, ये है आपका, मैप पे दिखा देते हैं, ये है आपका टिग्रिस नदी और ये है आपका यूफ्रेटिस नदी। इन दोनों नदी के बीच में
जो संस्कृति आई थी, पहली संस्कृति, वो है मेसोपोटामिया। यहाँ पे आप सुमेर देखते हैं, सुमेरियन सभ्यता। यहाँ पे आप मेसोपोटामिया देखते हैं। यहाँ पे आप एक और देखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोनीशिया। तो ये सारी सभ्यता जो है इसी फर्टाइल क्रिसेंट में, उर्वर अर्धचंद्र क्षेत्र में पहली बार देखने को मिला गया है। विश्व की पहली सभ्यता इसी फर्टाइल क्रिसेंट में हम लोग को मिला है। आप देखिए कि ये जो क्षेत्र है जहां हम लोग फोनेशियन कहते हैं, यहां बाद में आया, लेकिन ये भी फर्टाइल क्रिसेंट का भाग है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर एसोसिएटेड विथ फर्टाइल क्रिसेंट? सुमेरियन, ये आपका सुमेरियन सही है, ये आपका सुमेरियन सही है। मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता जो हम लोग बात करते हैं, वो उसको यदि फिर से विभाजित करेंगे तो वो अकाडियन, बेबीलोनियन और असीरियन होता है। सो 3 भाग में बांटा जाता है। ये तीनों टिग्रीस और यूफ्रेटिस नदी के बीच की है, तो ये भी सही है। लेकिन फोनीशियन जो है पश्चिम क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, ये बाद में आया था। तो 8 का सही ऑप्शन है ए और बी। विश्व की कौन सी प्रथम प्राचीन सभ्यता फर्टाइल क्रिसेंट से जुड़ी है? ये भी जुड़ी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी जुड़ी है, लेकिन फोनीशियन भी जुड़ी है, लेकिन ये बाद की सभ्यता है। ये प्राचीन सभ्यता है, लेकिन सबसे पहले ही प्राचीन सभ्यता नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो 8 का सही ऑप्शन है ए, 8 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेयर डिड डोमेस्टिकेटेड बार्ली फर्स्ट अपीयर्ड? डोमेस्टिकेटेड बार्ली मतलब कृषि के द्वारा जौ को पहली बार कहां उगाया गया? डोमेस्टिकेटेड बार्ली का मतलब यह होता है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि उस बार्ली को किसी तरह पालतू बना लिए, या जंगली बार्ली। जंगली बार्ली मतलब अपने आप हो गया। लेकिन जब आप वातावरण को जानते हैं, मिट्टी को जानते हैं, बीज को जानते हैं, तो उसको एक प्रोसेस की तरह जब आप बार्ली प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहलाता है डोमेस्टिकेटेड बार्ली। हिंदी में कृषि द्वारा उत्पादित जौ पहली बार कहाँ दिखाई दिया गया? तो पहली बार हम लोग को इसी फर्टाइल क्रिसेंट में दिखाई दिया, जिसको कि हम लोग हिंदी में उपजाऊ वर्धमान भी कहते हैं, फर्टाइल क्रिसेंट भी कहते हैं, या उर्वर अर्धचंद्र भी कहते हैं। और इसका समय कब दिखाई दिया भैया? तो इसका समय है 7000 ईसा पूर्व। इसका समय है 7000 BC। इसका समय है 7000 BC। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वॉज राइस फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इंडिया? अब हम लोग इंडिया में चलते हैं। भारत में कृषि द्वारा चावल पहली बार कब उगाया गया था? तो पहली बार ये 7000 BC में 7000 ईसा पूर्व में उगाया गया था। तो 10 का सही ऑप्शन है ए। राइस वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया इन 7000 BC। भारत में कृषि द्वारा चावल पहली बार 7000 ईसा पूर्व में उगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू वी गेट द एविडेंस ऑफ फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड राइस इन इंडिया? हम लोग जो बात किए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि पहला कृषि युक्त चावल 7000 ईसा पूर्व में या 7000 BC में इंडिया में मिला, कहां मिला? तो मिला भैया वो कुलडीहुआ बेलन घाटी में। कहां मिला? बेलन घाटी में कुलडीहुआ। ये है आपका यूपी, ये है यूपी मिर्जापुर इलाहाबाद, यही है बेलन घाटी। और बेलन घाटी में ही जगह है जिसको कि हम लोग कुलडीहुआ कहते हैं। 2-3 ऑप्शन और भी है।
एक ऑप्शन है बच्चों, आप देखिएगा आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगी। एक ऑप्शन है आपका किले गुल मोहम्मद। ये देखिए, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र। ये देखिए, ये सब आपका पाकिस्तान है ना, ये सब आपका पाकिस्तान है। और यहीं पे ये जगह देख रहे हैं, ये जगह है किले गुल मोहम्मद। ये जगह है किले गुल मोहम्मद। ये भी नवपाषाण नियोलिथिक साइट है पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहिए। ठीक उसके नीचे आप देखेंगे, ठीक किले गुल मोहम्मद के नीचे देखेंगे एक और जगह, ये आपका जगह का नाम है मेहरगढ़। ये जगह का नाम है मेहरगढ़। फिर आगे एक और जगह देखेंगे यहाँ पे करीब, वो है गुमला। झारखंड का गुमला नहीं, पाकिस्तान का गुमला। ये नवपाषाण क्षेत्र है। तो किले गुल मोहम्मद, आपका मेहरगढ़, आपका गुमला, ये सब नवपाषाण युग के स्थल हैं। दे आर ऑल नियोलिथिक फेज साइट्स। Number 1. But the first evidence of rice cultivation is found in Kuldehwa in Belan Valley of उत्तर प्रदेश। पहला चावल का, कृषि युक्त चावल का उत्पादन का साक्ष्य हम लोग को 7000 ईसा पूर्व में बेलन घाटी के कुलडेहवा से मिलता है। यदि आप लोग को किसी तरह का कोई शक हो मेहरगढ़ को लेके, तो अपने शक को आप तुरंत हटा दीजिए। सही आंसर है कोल्डेवा इन बेलन घाटी। उसी तरह राणा घुंडई भी एक ऑप्शन देखेंगे। ये भी आपका नवपाषाण स्थल है, ये भी आपके पाकिस्तान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग चलते हैं। In the Indian context, into how many regions can roughly be the Neolithic agriculture be divided? भारतीय संदर्भ में नवपाषाण युग में जो कृषि हुआ था, उसको कितने क्षेत्रों में आप विभाजित कर सकते हैं? तो पहला क्षेत्र है इंडस सिस्टम। पहला क्षेत्र है आपका इंडस सिस्टम यानी सिंधु प्रणाली। ये क्षेत्र है एक आपका, एक क्षेत्र ये हुआ, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है गंगा वैली, यानी ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र गंगा, दूसरा क्षेत्र। चलिए तीसरा क्षेत्र देखते हैं, वेस्टर्न इंडिया यानी ये क्षेत्र। चलिए आगे फिर से देखते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? सदर्न डेक्कन यानी ये पोर्शन। तो नवपाषाण स्थलों को, नवपाषाण कृषि स्थल को, नियोलिथिक एग्रीकल्चर साइट्स को इंडिया में हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपका सिंधु नदी या इंडस सिस्टम, दूसरा पार्ट है आपका गंगा, तीसरा पार्ट है वेस्टर्न इंडिया या नॉर्दर्न डेक्कन कहिए, पश्चिमी भारत, और चौथा है दक्षिण भारत का डेक्कन क्षेत्र, सदर्न डेक्कन क्षेत्र। तो 4 पार्ट में हम लोग नियोलिथिक साइट्स या नियोलिथिक एग्रीकल्चर साइट्स इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड। 4 भाग में हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट हाउ मेनी रीजन्स कैन रफली बी द नियोलिथिक एग्रीकल्चर बी डिवाइडेड? इंडस सिस्टम, यस ये सही है। गंगा वैली, ये सही है। वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न डेक्कन, ये सही है। एंड द सदर्न डेक्कन। तो 12 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। हिंदी में भारतीय संदर्भ में नवपाषाण कालीन कृषि को मोटे तौर पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो सिंधु प्रणाली और इसकी पश्चिमी सीमा, गंगा घाटी,
पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। 12 का ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 13, एरिया की बात करते हैं। अब हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं। पहले हम लोग कुलडीवा एक स्थल था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है पूरे स्थल के बारे में बात करता है, क्षेत्र के बारे में, रीजन्स के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया गिव्स द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर न्यूलिथिक कल्चर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा रीजन आप कह सकते हैं सबसे पहला था फॉर एग्रीकल्चर? और ऑब्वियसली ये न्यूलिथिक कल्चर था। नवपाषाण युग का अर्थ ही होता है कि वहां कृषि आई। न्यूलिथिक इज इक्वल टू एग्रीकल्चर, नवपाषाण का मतलब है कृषि। तो कौन कौन से क्षेत्र था? क्वेटा वैली पाकिस्तान, वैलीज ऑफ लोरालाई पाकिस्तान, वैली ऑफ जॉब रिवर्स पाकिस्तान। 13 का डी, क्वेटा घाटी, लोरालाई की घाटियां, जोब नदी की घाटियां, ये सारे पाकिस्तान में हैं। तो 13 का है सही ऑप्शन डी सभी विकल्प। ये है क्वेटा पाकिस्तान में, ये सब लोरालाई और जोब घाटियां हैं, ये सारा आपके पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 13 क्षेत्र था, रीजन। अब हम लोग स्थल बात करेंगे कि यदि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले नवपाषाण कृषि क्षेत्र क्वेटा घाटी, लोरालाई घाटी या जोग नदी की घाटी थी, तो उसमें कौन कौन से स्थल थे भैया? कौन कौन से साइट्स थे, कौन कौन से प्लेसेस था? तो उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स gives the earliest evidence for Neolithic culture based on agriculture economy in the Indian subcontinent? तो वो है अंजीरा, मुंडीकक, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, गुमला, राणा घुंडई। यानी ए, बी, सी, डी सब आंसर है। ध्यान रखिएगा कि भारत के वैसे नवपाषाण स्थल जहाँ पे कृषि का पहला हम लोग को साक्ष्य मिला है, तो अंजीरा, मुंडीगक, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, गुमला, गुमला पाकिस्तान में नहीं कि झारखंड की बात कर रहे हैं, और राणा घुंडई। और सबका समय, अब इनका समय क्या है? किले हम लोग बेलन घाटी के अलावा इनका समय क्या है? तो 7000 ईसा पूर्व से लेके आपका 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व। यानी आपका ए, बी, सी, डी में जितने भी ऑप्शन है ये ऐसे स्थल हैं जिनका समय 7000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक नापा गया है, एंड दे आर द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर न्यूलिथिक कल्चर एंड दिस कल्चर इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यानी अंजीरा, मुंडीगक और मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, गुमला, राणा घुंडई भारतीय उपमहाद्वीप के ऐसे क्षेत्र हैं जहां की नवपाषाण संस्कृति कृषि के आधार पर विकसित और फली फूली। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका मोर देन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेहरगढ़? निम्नलिखित में से कौन मेहरगढ़ के लिए सही है? इट इज अ लार्ज न्यूलिथिक साइट, ये एक बड़ा नवपाषाण स्थल है, हम लोग जानते हैं। हाँ सही है। इट इज अ लार्ज चालकोलिथिक साइट, यहाँ पे ताम्रप्रशान पत्थर के मिले हैं, धातु के भी उपयोग मिले हैं, तो चालकोलिथिक साइट भी है, ये ताम्रप्रशान स्थल भी है, सही है। कहाँ पे स्थित है? बालूचिस्तान में स्थित है। बालूचिस्तान में कहाँ? तो बालूचिस्तान में एक मैदानी इलाका है जिसको हम लोग कहते हैं कांची प्लेन्स या कांची का मैदान, और कांची का मैदान यहीं पे एक जो है बोलन दर्रा है जिससे आर्य लोग भारत में आए थे।
यही बोलन दर्रा के नीचे फुट हिल्स पे, तलहट्टी पे ये आपका मेहरगढ़ स्थित है। तो 15 का सही ऑप्शन डी है, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। ये है आपका पाकिस्तान का ये मेहरगढ़। मेहरगढ़ यहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है, इस तरह का एरिया, डार्क एरिया, और यहाँ पे लाल वाला पार्ट जो है आपका मेहरगढ़ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन नियोलिथिक साइट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन कॉन्टिनेंट? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना ज्ञात नवपाषाण स्थल? हम लोग अंजीरा, मुंडीगढ़, किले गुल मोहम्मद, गुमला, राणा घुंडई की बात की, ये सब नवपाषाण स्थल हैं, लेकिन इसमें सबसे पुराना नवपाषाण स्थल यानी सबसे पहले कृषि, तो वो है आपका मेहरगढ़, और इसका समय है 7000 ईसा पूर्व। इसीलिए कहते हैं कि कृषि का जो प्रमाण है वो हम लोग को 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में मिल चुका था। तो सबसे पुराना है आपका मेहरगढ़, और इसका समय है 7000 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 16 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन इज ए। कौन सा उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना ज्ञात नवपाषाण स्थल है? तो वो है आपका मेहरगढ़। अब जो है मेहरगढ़ में हम लोग को क्या क्या मिलता है भैया, वो देखते हैं। Which among the following is the earliest known Neolithic site in northwestern Indian subcontinent with early evidence of farming, hereditary and metallurgy? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दो चीज पूछता है। एक तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाण स्थल कौन सा है, तो पहला ये पूछता है कि सबसे पुराना ज्ञात नवपाषाण स्थल कौन सा है, विच इज द अर्लीस्ट known Neolithic site in the northwestern Indian subcontinent। और उस ज्ञात स्थल में पहला साक्ष्य हम लोग को खेती का मिला है क्या, आपका पशुपालन का मिला है क्या, धातु विज्ञान का मिला है कि क्या? हम लोग बात किए थे कि मेहरगढ़ इज ऑल्सो अ चैल्कोलिथिक साइट, ताम प्रशांत मतलब पत्थर के साथ धातु भी। तो क्वेश्चन है विच इज द अर्लीस्ट नोन नियोलिथिक साइट प्लस विच हैज एविडेंस ऑफ फार्मिंग, हर्डिंग एंड मेटलर्जी। कौन सा उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना ज्ञात नवपाषाण स्थल है और जहां पे खेती का भी साक्ष्य मिला है, पशुपालन का भी और धातु विज्ञान का भी? तो वो है भैया आपका 17 का ए ऑप्शन मेहरगढ़। 17 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द अर्लीस्ट डेट असाइन टू मेहरगढ़? मेहरगढ़ की सबसे प्रारंभिक तारीख क्या होने की संभावना है? तो सबसे पहली तारीख 7000 से 5000 ईसा पूर्व, 7000 to 500 BC, राइट। तो 18 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए मेहरगढ़ में हम लोग को 7000 से 5500 का भी साक्ष्य मिला है, 5500 से लेकर 4800 भी मिलता है, 4800 से 3500 भी मिलता है, 3500 से 3000 2250 ईसा पूर्व मिलता है, और यहाँ पे हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता का भी साक्ष्य मिलता है और उसके आगे का भी साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि भैया राइस का तो हम लोग, चावल का तो सबसे पहला साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व में बेलन घाटी में देखे, कुलडेवा में, लेकिन भारत में जो है बार्ली और व्हीट, जौ और गेहूं कहां मिला है? क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि मेहरगढ़ में आप सबसे पुराना नवपाषाण स्थल तो कह दे रहे हैं, लेकिन यह मिला क्या है? व्हाट वी हैव गेट इन टर्म्स ऑफ प्लांट फूड, व्हाट क्या मिला है पादप? कृषि का कौन सा हम लोग को उत्पाद मिला है? तो वो है बार्ली और व्हीट। मेहरगढ़ में सबसे पुराना, भारत का सबसे पहला जौ और गेहूं के कृषि द्वारा उगाए पद्धति का साक्ष्य मिला है। तो 19 का ए जौ और गेहूं। 20 ठीक है भाई, मेहरगढ़ में बार्ली और क्या बोलते व्हीट मिल गया। कौन कौन से जानवर को पालतू बनाए?
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वे द अर्लीस्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड इन मेहरगढ़? निम्नलिखित में से कौन से जानवर मेहरगढ़ में सबसे पहले पालतू बनाए गए थे? तो वो शिप, गोट एंड कैटल, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, शिप, गोट एंड कैटल, ऑल द ऑप्शंस। भेड़, बकरी, मवेशी, सभी विकल्प, सभी विकल्प। हम लोग पिछले टेस्ट में बिहार की सामाजिक स्थिति 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व की अवधि में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आगे का 10 क्वेश्चन इसी पे आधारित है। वी हैव फॉलोड द ट्रेडिशन of asking questions from Bihar social condition from 600 BC to 325 BC in the previous questions. So the topic is yet not complete. So hence we have another 10 question on it. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21. To which category the word हिन सिप्पाज were used? एक शब्द है हिन सिप्पा। ये हिन सिप्पा शब्द जो है इंग्लिश में देखिए, हिन सिप्पाज, हिंदी में हिंद सिप्पा, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ये शूद्रों के लिए ये प्रयोग किया जाता था। तो 21 का सही ऑप्शन है डी। हम लोग को बौद्धिक स्रोत में दास प्रथा के बारे में जानकारी तो मिलती है, लेकिन उसमें बौद्धिक स्रोतों में हम लोग को ये भी साक्ष्य मिला है कि दासों की भी श्रेणी होती थी। There were different categories of slaves और सबका अलग अलग दाम, प्राइस फिक्स था। तो क्वेश्चन नंबर 22, which of the following mentions definite prices of slaves? आंसर इज बुद्धिस्ट सोर्स। निम्नलिखित में से किसमें दासों की निश्चित कीमतों का उल्लेख है? तो आंसर है आपका बौद्ध स्रोत, यानी 22 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। वेयर डू वी फाइंड द रेफरेंस टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्लेव्स? दासों की विभिन्न श्रेणियों का संदर्भ हमें कहां मिलता है? तो वो मिलता है दिघ निकाय में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 24, Under which condition, as per Buddhist source, a slave could be liberated? दास एक तरह के गुलाम होते थे अपने स्वामी के, लेकिन किसी परिस्थिति में उनको मुक्त कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 वही है कि बौद्ध स्रोत के अनुसार किन परिस्थितियों में एक दास को मुक्त किया जा सकता था? यदि वो दास जो है, यदि वो स्लेव सन्यास माने बौद्ध धर्म का सन्यास के चरण पे चला जाए तो इस समय, और स्वामी के इच्छा से भी, और कभी कभी दास यदि एक अच्छा मोटा खासा रकम अपने स्वामी को दे दें तो भी वो मुक्त हो जाते थे। और कभी ऐसा भी हम लोग को उदाहरण और साक्ष्य मिला है जिससे ये मालूम चलता है कि यदि कोई दास स्लेव कोई गुड न्यूज़ लेके आता है अपने मास्टर के लिए, अपने स्वामी के लिए, तो वैसे स्थिति में भी उनको दास जीवन से मुक्त कर दिया जाता था। तो 24 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 24 का सही आंसर है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 25, एज पर धर्मशास्त्र अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ मैन इज अलाउड अ सेकेंड वाइफ? देखिए, धर्मशास्त्र के अनुसार आप सिर्फ एक ही पत्नी रख सकते थे, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते थे। हालांकि राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए ये नियम उतना लागू नहीं दिखता है, लेकिन धर्मशास्त्र में कहा गया है कि आप एक ही विवाह करें और किसी खास परिस्थिति में आप दूसरी विवाह कर सकते हैं। मतलब यदि आपकी पहली पत्नी है तो भी आप दूसरी पत्नी को ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ परिस्थिति हैं। क्वेश्चन नंबर 25 उसी पे है। When the wife happens to be barren and the wife is suffering from incurable diseases, तो 25 का ए और बी सही आंसर है।
एक पत्नी के रहते हुए धर्मशास्त्र के अनुसार आप दूसरी पत्नी की अनुमति तभी है जब या तो आपकी पत्नी बांझ है या उन्हें असाध्य रोग से वो पीड़ित है। तो 25 का सही ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन नंबर 26। इस समय हम लोग 6000 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व में देखते हैं कि जब शादी होती थी तो तीन बात का गौर किया जाता। तीन बातों, एक तो जाति और उपजाति, कास्ट, सब कास्ट। गोत्र था लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन था। और तीसरा था अनुलोम। इस बात पर जोर दिया जाता था कि लड़के जो हैं, है ना, जो मनुस्मृति के अनुसार जो लड़के हैं उनका जन्म उच्च वर्ण में होना चाहिए, तो वो अनुलोम। इसको एक शब्द कह दिया जाए कि वे शादी जिसमें कि लड़के उच्च वर्ण के या उच्च जाति के हैं, उसको हम लोग अनुलोम कहते हैं। तो ड्यूरिंग 600 BC एंड टू 325 BC इन बिहार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वे इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज? तो कास्ट एंड सबकास्ट, गोत्र एंड अनुलोम। प्रतिलोम का वैसा कोई खास इस समय जोर नहीं दिया जाता था। तो 26 का ए, बी और सी। 26 का जाति और उपजाति ए, गोत्र और अनुलोम। 26 का ए, बी और सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following source gives evidence that one could marry his maternal uncle's daughter? हम लोग को एक स्रोत से मालूम चलता है कि कोई भी पुरुष अपने मामा की बेटी से शादी कर सकता था। कहाँ से इस बात की हम लोगों को जानकारी मिली है? तो इस बात की जानकारी मिली है हम लोगों को जातक से। तो 27 का है ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इस बात का सबूत देता है कि कोई अपने मामा की बेटी से शादी कर सकता था? तो ए ऑप्शन, जातक। क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड मैरिड द डॉटर ऑफ हिज मैटरनल अंकल? निम्नलिखित में से किस राजा ने अपनी मामा की बेटी से विवाह किया था? तो वो थे अजात शत्रु। राजा कौशल के राजा प्रसन्नजित थे, जो उनके अजात शत्रु के मामा थे। उनकी बेटी से अजात शत्रु की विवाह हुई थी। तो 28 का सही ऑप्शन है डी। 29। Which among the following age was regarded as the proper age for the marriage of girls? लड़कियों की शादी की उम्र तय की गई थी, प्रचलन था। वो उम्र कौन सा था? 16 साल। सो 29 का ए ऑप्शन, 16 ईयर्स, 16 वर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 30। इस समय 5 तरीके का विवाह हम लोग देखते हैं। एक है ब्रह्म विवाह। व्हाट इज ब्रह्म? ब्रह्म विवाह वो विवाह था जिसमें कन्यादान होता था, यानी लड़की को, बेटी को पूरी तरह से हीरे जवाहरात से लाद दिया गया और लड़की के पिता ही लड़के के वर को चुने और उसकी शादी करा दी गई। तो दिस टाइप ऑफ मैरिज नोन एज ब्रह्म मैरिज। तो ए का सही ऑप्शन है 5। दूसरा है प्रजापत्य। प्रजापत्य जो मैरिज है ब्रह्मा मैरिज की तरह है, लेकिन प्रजापत्य मैरिज में कन्यादान का सिस्टम नहीं था। तीसरे तरीके का मैरिज है असुर। असुर विवाह या असुर मैरिज वो होता था कि जब लड़का लड़की और उसके पिता को बहुत सारा धन दे दिया हो और उसके अवज में लड़का जो है अपनी लड़की को विवाह के लिए तैयार करते थे। तो दिस टाइप ऑफ मैरिज वाज नोन एज असुर मैरिज। तो सी का सही ऑप्शन है 3। चौथा है गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज मतलब जब लड़का और लड़की आपस में ही तय कर ले शादी करने की। तो डी गंधर्व का सही ऑप्शन है 2। और 5वां
तरीके का जो शादी था, विवाह था, उसको हम राक्षस मैरिज, राक्षस विवाह कहते थे, जिसमें कि लड़का लड़की को किडनैप कर लेता था। और यहाँ भी देखा गया है कि लड़की के रिश्तेदार को ये लोग मार भी देते थे, हत्या भी कर देते थे। तो इस तरह के मैरिज को हम लोग राक्षस मैरिज कहते हैं। ई का सही ऑप्शन है 1। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ए ब्रह्म, 5 प्रजापत्य, 4 असुर, 3 गंधर्व, 2 राक्षस, 1। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। अब हम लोग मध्यकालीन भारत की ओर चलते हैं, और मध्यकालीन भारत में कोई भी इतिहास तभी हम लोग जान पाएंगे जब हम लोग उसका स्रोत मालूम चले। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के लिए अध्ययन के स्रोत, ये आपका 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तारीख ये यामिनी किसने लिखा? तारीख ए यामिनी लिखने वाले का नाम है उत्बी। तो तारीख ए यामिनी जो लिखे हैं उनके लेखक का नाम है उत्बी, ए का 4। जैन उल अकबर किसने लिखा भाई? तो अबरी सैद। तारीख ए मसूदी, तारीख ए मसूदी किसने लिखा? अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहकी, सी का 2। और ख्वाजा इन उल फुतूह किसने लिखा? तो वो लिखे अमीर खुसरू। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट महमूद ऑफ गजनी? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हमें गजनी के महमूद के बारे में जानकारी देता है? तारीख यामिनी से भी हम लोग को मालूम चलता है, जैन उल अकबर के से भी मालूम चलता है, और तारीख मासूदी के नाम से भी इस किताब से भी हम लोग को महमूद गजनी के बारे में मालूम चलता है, उनके कोर्ट के बारे में, उनके दरबार के बारे में, उनके अधिकारियों के बारे में। ए बी सी तीनों ऑप्शन से हम लोग को मालूम चलता है। तो 32 का है सही ऑप्शन डी। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ बोथ सुबुक्तीन एंड महमूद ऑफ गजनी? कौन सा स्रोत में हम लोग को सुबुक्दीन और महमूद दोनों के बारे में जानकारी मिलती है? तो वह है तारीख ये आम यामिनी। 33 का है ए। 33 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वर बेस्ड बायस्ड टुवर्ड्स अलाउद्दीन खिलजी? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक अलाउद्दीन खिलजी के प्रति पक्षपाती थे? देखिए, अमीर खुसरू जो है जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक सबके बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन उनके लिखने के शैली से लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पक्षपात थे अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो 34 का सही ऑप्शन है ए। ख्वाजा इन उल फुतूह अमीर खुसरू लिखे हैं, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर हबीब को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हबीब को। तो 35 का सही ऑप्शन है बी। सैयद वंश के बारे में, सैयद डायनेस्टी के बारे में कौन सा मुख्य स्रोत है? 36 क्वेश्चन इसी पे है, और सही ऑप्शन है डी, तारीखे ये मुबारक शाही। 36 का सही ऑप्शन है डी, तारीख ए मुबारक शाही। 36 का डी। हु इज द ऑथर ऑफ तारीख ए मुबारक शाही? तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है यहया इब्न अहमद सरहिंदी। यहया इब्न अहमद सरहिंदी। 37 का बी। बताया गया कि एक किताब जो है तारीख मुबारक शाही का पूरा फोटोकॉपी है। कौन सा वो किताब है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ तारीख मुबारक शाही? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तारीख मुबारक शाही की सटीक प्रति है? तो वह है
तबकत ए अकबरी, तबकत ए अकबरी, 38 का डी। अब सवाल उठता है कि तबकत ए अकबरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद, 39 का डी। फिरोज तुगलक के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर फिरोज तुगलक? फिरोज तुगलक के लिए कौन सी उपयोगी जानकारी है? तो वो है सीरत ए फिरोज शाही, वो है आपका सीरत ए फिरोज शाही। अब हम लोग बिहार का मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, मध्यकालीन बिहार देखेंगे। बिहार में मध्यकालीन जो इतिहास है कर्नाट वंश से ही चालू होता है। जनरली वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार विद द स्टडी ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। इसका डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? कर्नाट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे नानिया देव, वो थे आपके नानिया देव। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कैपिटल्स ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन कर्नाट वंश या राजवंश की राजधानी थी? नेपाल में जो राजधानी थी उसका नाम था सिमरौनगढ़ और ये पुरानी राजधानी थी। बाद में एक और राजधानी बनाई गई और वो था आपका दरभंगा। तो द न्यू कैपिटल वॉज दरभंगा बट द ओरिजिनल ओल्ड कैपिटल वॉज सिमरौनगढ़ एंड इट वॉज इन नेपाल। 42 का सही ऑप्शन है ए और बी। 43, ड्यूरिंग हुज रेन दरभंगा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कर्नाट और कर्नाटा डायनेस्टी? किसके शासनकाल के दौरान दरभंगा कर्नत या कर्नाट राजवंश की दूसरी राजधानी बनी? तो एक राजा थे गंगादेव। गंगादेव ही दरभंगा को कर्नाट वंश की नई राजधानी या दूसरी राजधानी घोषित किए थे, बनाए थे। तो 43 का सही ऑप्शन है बी। 43 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 44, जो कर्नाट वंश हम लोग प्राचीन मध्यकालीन बिहार में देखते हैं उसको आधुनिक समकालीन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें आती थी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वे इंक्लूडेड इन द कर्नाट डायनेस्टी? चंपारण मुजफ्फरपुर, चंपारण एंड मुजफ्फरपुर, यस चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। दरभंगा एंड मुंगेर, यस दरभंगा एंड मुंगेर। भागलपुर एंड पूर्णिया, यस। 44 का सही ऑप्शन है ऑल द ऑप्शंस। बिहार के निम्नलिखित में से कौन से पुराने जिले कर्नाट राजवंश में शामिल थे? तो चंपारण और मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया। सभी विकल्प, तो सभी विकल्प, तो आंसर है आपका सभी विकल्प। 44 का डी। देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास हम लोग कर्नाट वंश से ही शुरू करते हैं सामान्यतः, इसलिए डेट याद रखिएगा। व्हाट इज द पीरियड ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? 1097 CE टू 1324 CE। कर्नाट राजवंश की अवधि क्या है? तो 1097 ईस्वी से लेके 1324 ईस्वी तक। 45 का ए। 46, विथ हुज हेल्प डिड नानिया देव established his supremacy over सिमरौनगढ़? नानिया देव ने किसकी सहायता से सिमरौनगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया? वो चालुक्य राजा के अभियान से दक्षिण भारत से उत्तर भारत आए थे और विक्रमादित्य 6 के मदद से ही नानिया देव established his supremacy over सिमरौनगढ़। 46 का सही ऑप्शन है ए। नानिया देव ने सिमरौनगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के अभियान में उनको मदद मिला विक्रमादित्य 6 से, छठे से। 46 का 46 का सही ऑप्शन है ए।
यदि हम लोग सेना वंश की शिलालेख देखें, इंस्क्रिप्शंस देखें, तो नान्या देव को कहा गया है कर्नाट कुलभूषण। नान्या देव को कहा गया है कर्नाट कुलभूषण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि नान्या देव हैड हिज ओरिजिन्स इन द साउथ। नान्या देव की उत्पत्ति, वो नान्या देव दक्षिण से आए थे और चालुक्य के आक्रमण के अभियान के तहत नान्या देव उत्तर भारत पहुंचे और उत्तर भारत बिहार क्षेत्र में, पूर्वी भारतीय क्षेत्र में उनके जो पूर्वज थे, ये इतिहास का भाग है कि एक छोटे छोटे सरदार या सामंत के रूप में थे। तो नान्या देव को कर्नाट कुलभूषण का मतलब ये होता है कि मूल रूप से वो दक्षिण भारत के ही थे। तो 47 का सही ऑप्शन है ए। बी और सी ऑप्शन सही है, बी और सी ऑप्शन सही है, लेकिन 47 का सही आंसर, ए बी सी सारा तथ्य कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन 47 का सही ऑप्शन है आपका ए। 48 चलते हैं। वाई डिड नान्या देव रेफर टू हिमसेल्फ एज महासामंताधिपति? नान्या देव ने स्वयं को महासामंताधिपति क्यों कहा? ये देखिए, महासामंताधिपति, महासामंताधिपति क्यों कहा? क्योंकि जब नान्या देव उत्तर भारत में आए तो चंपारण में एक जगह था, वहीं पे अपने पैर को जमाए, वो यहीं पे अपना गढ़ को स्थापित किया एक सामंत के रूप में। और इस बात का पता हम लोग को मिथिला के परंपरा से भी, स्थानीय परंपरा से भी मालूम चलता है। और सामंत अधिपति शब्द से यह भी मालूम चलता है कि पहले वो चालुक्य सेना के सेनापति थे या कमांडर थे। तो 48 का ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। 48 का ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन का सही आंसर है, 48 का सही आंसर है, तथ्य तीनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन 48 का सही ऑप्शन है ए और सी। 48 का सही ऑप्शन है ए और सी। देखिए, इसी समय तुगलक वंश की स्थापना हुई और घियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के तख्त पे बैठे। उनका अभियान जो है पूर्व की तरफ भी बढ़ा और उनके अभियान के कारण ही कर्नाटक वंश जो है उसका पतन चालू होता है। अदरवाइज हम लोग उनके पूर्वज को, हम लोग सेन वंश आगे तक हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ड्यूरिंग हुज रेन घियासुद्दीन तुगलक इन्वेडेड कर्नाट डायनेस्टी? घियासुद्दीन तुगलक ने किसके शासन काल में कर्नाट वंश पर आक्रमण किया? तो वो थे आपके हरि सिंह देव। हरि सिंह देव, याद रखिएगा, हरि सिंह देव। 49 का सही ऑप्शन है डी। कर्नाट वंश में एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे, उस दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 50 उसी पर आधारित है। हु इंट्रोड्यूस्ड नव न्याय और नियोलॉजिकल दर्शन ऑफ इंडियन लॉजिक एंड इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम? गंगेश उपाध्याय। 50 का सही ऑप्शन है ए, गंगेश उपाध्याय। भारतीय तर्क और भारतीय दर्शन प्रणाली के नव न्याय या नव तार्किक दर्शन की शुरुआत किसने की? तो वो शुरुआत करने वाले का नाम था गंगेश उपाध्याय और वो कर्नाट वंश से संबंधित थे। कर्नाट राज दरबार से, माफ कीजिएगा, ही वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट, दरबार ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। ही वॉज नॉट रिलेटेड टू कर्नाट डायनेस्टी, वो संबंधित नहीं थे, वो दरबार से संबंधित थे, तो उस दरबार के ये विद्वान थे। तो 50 का सही ऑप्शन है ए। 50 का सही ऑप्शन है ए। चलिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अखिल भारतीय आधार पे असहयोग आंदोलन को हम लोग 10 क्वेश्चन के माध्यम से जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, What were the distinguishing features of non-cooperation movement in India?
भारत में असहयोग आंदोलन जो 1921 से 22 तक चला, इसकी विशिष्ट विशेषताएं क्या थी? ए ऑप्शन, द ऑल इंडिया मूवमेंट एज डिटरमाइंड बाय द गांधीयन कांग्रेस लीडरशिप। देखिए, इसमें एक रूपरेखा तो गांधी जी और गांधी जी के अनुयायी जो कांग्रेस में थे उनके द्वारा रणनीति तैयार किया जाता था पूरे भारत के लिए। तो गांधीवादी कांग्रेस नेतृत्व द्वारा निर्धारित अखिल भारतीय आंदोलन, ये सही थी, एक विशिष्टता थी। दूसरा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में बहुत तरीके के समूह थे, सामाजिक समूह थे, और उनकी भूमिका भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रही। और बिहार में असहयोग आंदोलन ऐसा स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विषय पढ़ने की इसीलिए ज़रूरत है। तो दूसरी बात भी सही है, द रोल ऑफ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स एंड क्लासेस, कि इस असहयोग आंदोलन में जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, रूपरेखा भी गांधी जी कर रहे थे, इसमें विभिन्न तरीके के लोग इसमें जुड़े थे। तो ये सही है। द रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक तो पूरे भारत के स्तर पे गांधी जी नक्शा तैयार कर दिए थे, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं कि जब क्षेत्र पे ये बात उतरती थी, क्षेत्र आधार पे, स्थानीय आधार पे, तो उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। आगे हम लोग बिहार में असहयोग आंदोलन देखेंगे तो उसमें ये बात और स्पष्ट हो जाएगा। तो 51 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। द ऑफिशियल ऑल इंडिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड इनटू 4 phases. What was the emphasis in the first phase, that is January to March 1921? देखिए, अखिल भारतीय असहयोग आंदोलन जो था उसको 4 मोटे मोटे चरण में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। और इसमें देखिएगा कि जनवरी से मार्च 1921 का, 1921 का जनवरी टू मार्च वाला जो फेज़ है वो आपका पहला फेज़ माना जाता है, वो आपका जो है पहला चरण माना जाता है। तो इस पहले चरण की क्या क्या खासियत थी? तो स्टूडेंट्स टू लीव गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इस पहले चरण में इस बात को जोर दिया गया था कि जितने भी छात्र हैं वो सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करे, छोड़े, ये सही है। लॉयर्स टू गिव अ प्रैक्टिस, यह आह्वान किया गया था कि वकील जो है अपना वकालत छोड़े। और तीसरा जो है चरखा पे, चूँकि हम लोग विदेशी कपड़े का, विदेशी उत्पादन का बहिष्कार करेंगे, तो चरखा से स्वदेशी हम लोग कपड़ा बनाए, इस बात की जो है भूमिका पे भी जोर दी गई थी। तो आपका सी यानी चरखा कार्यक्रम का प्रचार और अपनाना, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। व्हाट were the important development in the first phase of the non-cooperation movement on an all India level? अखिल भारतीय स्तर पे असहयोग आंदोलन के पहले चरण में महत्वपूर्ण घटना क्या थी? महत्वपूर्ण घटना में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये था कि कलकत्ता और लाहौर में बहुत ही भयंकर हड़ताल हुआ था छात्रों के द्वारा। तो छात्रों का भारी हड़ताल, मैसिव स्ट्राइक्स बाय द स्टूडेंट्स एट कैलकाटा एंड लाहौर, ये ऑप्शन सही है। भारत के सबसे बड़े वकीलों में से C.R. दास और मोतीलाल नेहरू अपना वकालत छोड़ दिए। तो टॉप लॉयर्स लाइक C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जैसे शीर्ष वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। लेकिन ये बुद्धिजीवियों द्वारा, ये पहला चरण जो था बुद्धिजीवी के द्वारा, इंटेलिजेंसिया के द्वारा चल रहा था, और धीरे धीरे देखा गया कि ये आंदोलन जो है गिरावट की ओर बढ़ते चला गया। द इंटेलिजेंसिया मूवमेंट सून डिक्लाइंड, बुद्धिजीवियों के आंदोलन में जल्द ही गिरावट आई। तो 53 का सही ऑप्शन है
डी सभी विकल्प। 53 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द। क्वेश्चन नंबर 54, विच वर द इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द विजयवाड़ा सेशन ऑफ द AICC इन 1921? 1921 में कांग्रेस के विजयवाड़ा सत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे? देखिए, पहला सेशन, पहला जो प्रचरण था, ये बुद्धिजीवियों द्वारा, इंटेलिजेंसिया द्वारा ये निर्धारित किया गया था। इसमें बढ़ चढ़ कर बुद्धिजीवी ही भाग ले रहे थे, लेकिन बुद्धिजीवी धीरे धीरे इनके आंदोलन में, अभियान में गिरावट आई और ये आम जनता तक नहीं फैला। तो विजयवाड़ा सेशन में इस बात पे जोर दिया गया कि अभी हमारा देश जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तो ए जो है सही ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा के लिए देश को अभी तक पर्याप्त अनुशासित, संगठित और परिपक्व नहीं पाया गया, सही है। डिसाइडेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रेजिंग ₹1 करोड़ फॉर द तिलक स्वराज फंड। देखिए, बात ये हुई कि अब हम लोग को कांग्रेस का मेंबरशिप बढ़ाना होगा, सदस्यता बढ़ाना पड़ेगा और लोगों से सदस्यता का जो फीस है वो भी लेना पड़ेगा। तो एक तिलक स्वराज फंड जो है की स्थापना हुई, तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज कोष, और इसमें ये बात की गई थी कि हम लोग कम से कम 1 करोड़ रुपया इस कोष में चंदा के रूप में जमा करें। तो बी ऑप्शन सही है, डिसाइडेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रेजिंग ₹1 करोड़ फॉर द तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया गया। और बी ऑप्शन से ही जुड़ा हुआ ये है कि 1 करोड़ जो हम लोग जमा करेंगे, इसके लिए हम लोग को 1 करोड़ कांग्रेस में सदस्य को भी जोड़ना पड़ेगा। और चरखा, जो पहले चरण का चरखा अभियान था, उसके लिए कम से कम 20 लाख चरखा हम लोगों को मुहैया कराना पड़ेगा। तो टू इनरोल 1 करोड़ कांग्रेस मेंबर्स एंड इंस्टॉल 20 लाख चरखास बाय 30 जून 1921, ये भी सही है। 30 जून 19 तक 1 करोड़ कांग्रेस सदस्यों की नामांकित करना और 20 लाख चरखा स्थापित करना, ये भी सही है। तो 54 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी, यानी डी सभी विकल्प। 54 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is correct for Congress Working Committee's meeting in Vijayawada in 1921? 1921 में विजयवाड़ा जो कांग्रेस की सत्र थी, वहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी एक मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट रहा? विजयवाड़ा की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि गांधी जी को भारत के स्वतंत्र आंदोलन का नेता मान लिया गया। गांधी जीज लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज एक्सेप्टेड, है ना, गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया गया। और एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। एक स्वतंत्र सेनानी थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। इसी सत्र में तिरंगा का वो डिज़ाइन किए और महात्मा गांधी को सौंपे, और यही तिरंगा बाद में हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज बना। तो बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। और इसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उपरांत राष्ट्रीय संघर्ष का, नेशनल मूवमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बन गया खादी और चरखा। खादी एंड चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ नेशनल मूवमेंट। खादी और चरखा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक बन गए। तो देखिए बच्चों, विजयवाड़ा सेशन कितना महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के लिए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 55 का सही ऑप्शन है डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। विच प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया इन 1921? असहयोग आंदोलन के दौरान ही वेल्स के राजकुमार भारत के दौरे पे आए थे। तो वो प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे?
वो प्रिंस ऑफ वेल्स थे एडवर्ड एट। 56 का सही ऑप्शन है बी। 57, वाई डिड प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया इन नवंबर 1921? नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का दौरा क्यों किया? पहला दौरा तो इसलिए किए, वजह था कि वो क्यों आए, तो उनके पिता किंग थे, राजा थे, तो अपने पिता किंग जॉर्ज पंचम की ओर से वो भारत आए थे। दूसरा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का योगदान के लिए वो धन्यवाद देना चाहते थे, टू थैंक इंडिया फॉर द एसेंशियल रोल इट हैड प्लेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत द्वारा निभाई गई आवश्यक भूमिका के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते थे, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता की मांग तेजी से बढ़ते जा रही थी। तो विजिट वॉज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन लिंक्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इट्स एम्पायर एट अ टाइम ऑफ इंक्रीजिंग कॉल्स फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता की बढ़ती मांग के समय इस यात्रा के उद्देश्य ब्रिटेन और उसके साम्राज्य के बीच संबंधों को मजबूत करना था। 57 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 57 सही ऑप्शन, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 58, which among the following were important decisions during the Bombay AICC meeting on 28-30 July 1921? 28 से 30 जुलाई के बीच 1921 की बॉम्बे AICC बैठक के दौरान निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण निर्णय थे? पहला निर्णय था कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करना, ये था। दूसरा था पब्लिक बोन फायर ऑफ क्लोथ, जो भी कपड़े का जो विदेशी कपड़ा है उसका हम लोग बोन फायर बनाए। और तीसरा था बॉयकॉट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का जो आगमन था नवंबर 1921 में, उसका बहिष्कार करना। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग है, याद रखिएगा बच्चों। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करों का भुगतान करना, ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भाग था, इसका भाग नहीं था। तो 58 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी। 58 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी। 59, our triumphs consist in thousands being led to prisons like lambs to the slaughterhouse. Who said this? हमारी जीत इसी में है कि हम उसी प्रकार हजारों की संख्या में जेल जाएं जिस प्रकार बकरों को कसाई खाना ले जाया जाता है। ये किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा। 59 का सही ऑप्शन है ए, गांधी जी। कब कहा? जब बात हो रही थी 28 और 30 जुलाई 1921 में बॉम्बे का AICC मीटिंग में बात किया गया था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन को हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो इसी बहिष्कार के संदर्भ में कहा गया था कि सारे वॉलंटियर की बात की थी कि वॉलंटियर बनाओ, है ना, स्वयं सेवक बनाओ और सबको बोलो जाइए आप लोग जेल। ऐसा बहिष्कार कीजिए कि आपको जेल जाना पड़े, जैसे कसाई खाने में भेड़ बकरी को भेजा जाता है उसी तरह आप लोग को जेल भेजा जाए। तो 59 का सही ऑप्शन है ए, गांधी जी। 60, स्वराज हैज स्टंक इन माई नॉस्ट्रल्स। हु सेड दिस? स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, ये किसने कहा? देखिए, जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो एक देशव्यापी हड़ताल और बम्बे में सुनी सड़कें उनको मिली, लेकिन हल्का फुल्का झड़प हुआ और इसी हल्के फुल्के झड़प से इनफैक्ट गांधी जी का प्रोग्राम ये था कि असहयोग आंदोलन के बाद वो लोग वो बारदोली से, है ना, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना को चालू करेंगे बरदोली से। लेकिन जो घटना हुई प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन से, है ना, कुछ हिंसक झड़पें हुई बम्बई में, तो गांधी जी तब घोषणा किए कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, और बारदोली में जो योजना था सविनय अवज्ञा आंदोलन को, उसको स्थगित कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो 60 का सही ऑप्शन है ए, गांधी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार, बिहार में असहयोग आंदोलन।
अगला 10 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट यू हैव टू डू, स्पिन द चरखा एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आपको क्या करना है, चरखा चलाइए और उसका तुरंत शुभ परिणाम तुरंत ही आप देख लेंगे, शुभ परिणाम। इसको ये होना चाहिए शुभ, उसका सुबह नहीं होके बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों, इसको आप चेंज कर दीजिए। इसको ये सुबह नहीं होना चाहिए, होना चाहिए शुभ, ये होना चाहिए शुभ, इसको शुभ कर दीजिए, है ना, इसको आप लोग शुभ कर दीजिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, स्पिन द चरखा एंड यू विल गेट द रिजल्ट। हु सेड दिस? आपको करना क्या है, चरखा चलाइए और उसका शुभ परिणाम तुरंत ही आप देखेंगे। ये किसने कहा? ये देशबंधु चित्तरंजन दास पटना में 11 और 14 जनवरी 1921 को कहे थे। देखिए, नागपुर का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में, और इसमें असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिल गई। तो बिहार के जितने भी नेता थे, कांग्रेसी नेता, पूरे ऊर्जा से बिहार आए और लोगों को असहयोग आंदोलन के लिए जागृत करने लगे। और इसी मोटिवेशन स्पीच जो चालू होता है, वो चालू होता है देशबंधु चित्तरंजन दास से। और देशबंधु चित्तरंजन दास जो हैं यही किए कि करना क्या है आपको असहयोग आंदोलन में, भाई चरखा चलाइए, कपड़ा बनाइए और ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार कीजिए, फिर देखिए किस तरह से ब्रिटिश सरकार लड़खड़ा जाएगी। तो 61 का सही ऑप्शन है ए, 61 का सही ऑप्शन है ए। और आप 62 क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जैक्टली डिफाइन स्वराज, स्वराज इज इन आवर हार्ट। स्वराज के ठीक ठीक परिभाषा करना संभव नहीं है, स्वराज तो आपके हृदय में है। ये किसने कहा? उसी वक्त देशबंधु चित्तरंजन दास ही कहे थे। तो 62 का भी सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 63, एट विच प्लेस इन बिहार नेशनल यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप। असहयोग आंदोलन का प्रारंभिक चरण में इस बात को जोर दिया गया था कि हम लोग जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, छात्रों को सरकारी नियंत्रित कॉलेज और विश्वविद्यालय से का बहिष्कार करें, बॉयकॉट ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स। और इसी के तहत पटना में नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो वो है आपका पटना। 63 का है सही ऑप्शन ए। हु वॉज द फॉरमोस्ट लीडर फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार। बिहार में असहयोग आंदोलन के अग्रणी नेता, प्रमुख नेता कौन थे असहयोग आंदोलन के लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 64 का सही ऑप्शन है ए। 65, हु मोटिवेटेड सुभाष चंद्र बोस टू बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता। कलकत्ता में भी नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और उसके प्रचार के रूप में सुभाष चंद्र बोस उसके प्रचार बने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित करने वाले कौन थे? प्रेरित करने वाले थे देशबंधु चित्तरंजन दास। 65 का सही ऑप्शन है ए। 65 का सही ऑप्शन है ए। नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी गई और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में बात कहा गया था कि आप बिहार जाइए और बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति जो है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, उसके तहत एक असहयोग आंदोलन के लिए उप समिति बनाइए। तो इसी उप समिति, सब कमिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या संगठनात्मक समिति का गठन किया गया बिहार में। 66 इसी पे क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन ये है कि इस उप समिति में, सब कमिटी में पटना से कौन कौन थे? क्वेश्चन 66, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड पटना। निम्नलिखित में से किसने पटना का प्रतिनिधित्व किया? तो मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, मौलवी अब्दुल बारी एंड श्री राम विनोद सिंह। 66 का ए, बी, सी और डी। 66 ए, बी, सी और डी। 67 भी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की उप समिति यानी असहयोग आंदोलन उप समिति के
ऊपर है, जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 66 था। और इसमें सवाल में यह है कि इस उप समिति में भागलपुर को किसने प्रतिनिधित्व किया? हु रिप्रेजेंटेड भागलपुर? तो दीप नारायण सिंह रिप्रेजेंटेड भागलपुर। दीप नारायण सिंह ने भागलपुर का प्रतिनिधित्व किया। 68 सब कमिटी फॉर सिविल डिसोबीडियंस माफ कीजिएगा, सब कमिटी फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की उप समिति जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के तहत खुली थी, उसमें दरभंगा का प्रतिनिधित्व कौन किया? हु रिप्रेजेंटेड दरभंगा? क्वेश्चन नंबर 68। तो दरभंगा को ब्रजकिशोर प्रसाद। दरभंगा को ब्रजकिशोर प्रसाद। 68 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, गया को बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की सब कमेटी में कौन रिप्रेजेंट किया? असहयोग आंदोलन पर नागपुर अधिवेशन के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की उप समिति के रूप में एक संगठनात्मक समिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसने गया का प्रतिनिधित्व किया? तो गया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय श्री कृष्णा प्रकाश सिन्हा। श्री कृष्णा प्रकाश सिन्हा। 69 का ए। 70 आफ्टर कंसल्टेशन विद गांधी जी हु वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पॉपुलराइज नॉन कोऑपरेशन इन चंपारण? चंपारण का प्रतिनिधित्व गांधी जी से परामर्श के बाद चंपारण में असहयोग को लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो बाबू गोरख प्रसाद को। 70 का सही ऑप्शन है ए। 70 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 71, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महानंदा रिवर फ्लोज? बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। महानंदा रिवर फ्लोज थ्रू बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 71 का सही ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस। महानंदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर बहती है? तो बिहार से होकर बहती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बांग्लादेश से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 71 सही ऑप्शन है डी। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, इस मैप को देखिए, ये महानंदा नदी ये बिहार भी जाती है, ये बिहार जाती है और इसकी एक जो शाखा है बांग्लादेश भी जाती है और बांग्लादेश से ये वापस भी लौटती है। तो महानंदा नदी हिमालय पश्चिम बंगाल से उत्पत्ति होती है और ये बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश में ये यूटर्न भी ले लेती है, फिर से इंडिया में एंटर करती है और ये नदी हम लोग बिहार में भी देखते हैं। द महानंदा रिवर कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रीम्स, विच आर दो स्ट्रीम्स? हम लोग सोर्स स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। महानंदा नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है। वे कौन सी धाराएं हैं? एक धारा है फुलहर और दूसरी है महानंदा। फुलहर और महानंदा। 72 का सही ऑप्शन है ए और बी। 72 का सही ऑप्शन है ए और बी। ये देखिए, ये है आपकी महानंदा, ये महानंदा है, ये आपकी बिहार एंटर करती है, फिर ये पश्चिम बंगाल चले जाती है और इसी में एक शाखा जो है ये बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश से वापस भी ये लौटती है। क्वेश्चन नंबर 73, वेयर डज फुलहर रिवर ऑरिजिनेट्स? फुलहर नदी की उद्गम कहाँ से होता है? फुलहर नदी का उद्गम नेपाल से होता है। फुलहर रिवर ऑरिजिनेट्स इन नेपाल। तो फुलहर नदी नेपाल इसकी उत्पत्ति स्थल है। बिहार में ये राजमहल के सामने, राजमहल के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। याद रखिएगा, फुलहर रिवर ऑरिजिनेट्स from the Himalayas in Nepal and it merges with Ganga almost opposite to Rajmahal from the left hand side. तो फुलहर नदी
नेपाल में इसकी उत्पत्ति है और बिहार में राजमहल के सामने गंगा के बाएं किनारे से होकर गंगा नदी में मिल जाती है। 73 का सही ऑप्शन है ए। ये है आपका राजमहल और यहीं पे ये जो है फुलहर नदी गंगा नदी से मिल जाती है। वेयर डज फुलहर रिवर मीट्स गंगा? फुलहर नदी गंगा से कहाँ मिलती है? अपोजिट टू राजमहल, राजमहल के सामने या राजमहल के निकट। 74 का सही ऑप्शन है ए। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ महानंदा रिवर? महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानंदा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में है। इट ओरिजिनेट्स इन द हिमालयास। उस पहाड़ का नाम क्या है? उस पहाड़ का नाम है हल्दीराम हिल। उस पहाड़ का नाम है हल्दीराम पहाड़। और इस पहाड़ पे एक झरना है, एक जलप्रपात है, एक फॉल है जिसको हम लोग कहते हैं पगला झोरा फॉल, जिसको हम लोग कहते हैं पगला झोरा जलप्रपात। ये हल्दीराम पहाड़ी या हल्दीराम हिल्स ये कहाँ पे है? दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग जिले में कुर्सियोंग जगह है। तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में है। हिमालय में कहाँ? तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, दार्जिलिंग जिले में जगह का नाम है कुर्सियोंग। और कुर्सियोंग के पूर्व में एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है महल हल्दीराम। और हल्दीराम में एक जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है पगला झोरा। और यही पगला झोरा महानंदा नदी की उद्गम स्थल है। 75 का सही ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है 75 का सही आंसर होना चाहिए ए। 75 का माफ कीजिएगा, 75 का सही ऑप्शन है ए। 75 का सही ऑप्शन है ए। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 to 150 डिस्कस करेंगे। कीप ऑन स्टडिंग, बी हेल्थी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।